प्रशासन काफ़ी इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। और जो प्रशासन आम लोगों के परेशानियों को देखने के लिए बना होता है वो बड़े नेताओं के जी हुजूरी और चुनाव प्रक्रिया को पूरी कराने में अपना समय व्यर्थ कर देता है। जिसके बाद 1967 तक हमारे देश में स्टेट और सेंटर के चुनाव एक साथ हुए थे। साथियों, एक नेशन में एक बार इलेक्शन होना इसलिए भी जरूरी है कि बार बार इलेक्शन होने के कारण जितने भी हमारे कंट्री के अंदर ब्लैक मनी है उसको वाइट किया जाता है और मेरा ध्यान ज्यादातर चुनाव जीतने की तरफ चला जाएगा, जिससे कि सेंट्रल लेवल पे काफी ज्यादा नुकसान होता है और लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। इससे डेमोक्रेसी काफी खतरे में आ जाएगा। अब ये तो देखना आगे के टाइम में होगा कि इससे क्या डेमोक्रेसी खतरे में आती है या नहीं, और उससे पहले ये देखना होगा कि क्या ये पॉलिसी या फिर ये सिस्टम लागू होता भी है या नहीं। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि पूरे भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराना आज के टाइम में काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के वन नेशन वन इलेक्शन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई कि पहले स्टेज में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होंगे और दूसरे स्टेज में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव जनरल पोल से 100 दिन के अंदर होंगे, जिसके लिए प्रेजेंट लॉ के अंदर लगभग 18 अमेंडमेंट्स करने होंगे। जो अगर हो जाता है तो ये बीजेपी के थर्ड टर्म का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। वैसे आपको बता दें कि आज़ादी के बाद 1967 तक हमारे देश में स्टेट और सेंटर के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन बाद में पुराने राज्यों के टूटने और नए राज्यों के बनने के कारण इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। साथियों, वैसे अगर बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री ऐसे हैं जो इस तीनों लेयर पे यानी कि स्टेट, सेंटर और लोकल लेवल पे इलेक्शन एक साथ कराते हैं, तो जवाब होगा एक भी कंट्री नहीं। हाँ, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कभी स्टेट या फिर सेंटर का इलेक्शन एक साथ कराते हैं या कोई सेंटर और लोकल बॉडी का इलेक्शन एक साथ कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जब लोकसभा का चुनाव होता है और उसके इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उसके साथ ही कुछ विधानसभा यानी कि कुछ स्टेट के भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या तीनों लेयर के इलेक्शन को कोई भी कंट्री आज के टाइम में करा रहा है, तो जवाब होगा कोई भी नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों भारत में समय समय पर एक देश एक चुनाव की मांग उठती रही है और उसको सपोर्ट करने वाले अपने पक्ष में क्या बात करते हैं या फिर क्या अपनी राय रखते हैं। जो लोग इस सिस्टम का सपोर्ट करते हैं उनका कहना यह है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाए तो इससे जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में होंगे और इस पे होने वाले खर्च में बहुत ही कमी आएगी। यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे जब चुनाव होता है तो बहुत ही ज़्यादा पैसों का खर्च होता है। तो ऐसे में अगर एक टाइम पे ही इलेक्शन हो जाए तो जो भी पैसा होगा वो एक ही टाइम खर्च होगा, उसके बाद 5 साल तक किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अलग अलग जगहों पे चुनाव होने के कारण जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनाव के प्रचार प्रसार में ही लगे रह जाते हैं और कोई भी डिसीजन को लेने में पीछे हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट में इस साल चुनाव होने वाला है और मुझे एक पूरे सेंटर के लिए यानी कि पूरे इंडिया लेवल के लिए डिसीजन लेना है, लेकिन उस डिसीजन से उस स्टेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में अब मैं क्या करूँगा, मैं उस चुनाव को यानी कि उस स्टेट के चुनाव को जीतने के लिए इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। यानी कि जिस डिसीजन से पूरे इंडिया लेवल पे यानी कि पूरे सेंटर लेवल पे फ़ायदा होने वाला था वो एक स्टेट के कारण मतलब कि स्टेट के थोड़े से नुकसान के कारण उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा और मेरा ध्यान ज़्यादातर चुनाव जीतने की तरफ चला जाएगा, जिससे कि सेंटर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे चुनाव होने के कारण प्रशासन काफ़ी इससे ज़्यादा प्रभावित होता है और जो प्रशासन आम लोगों के परेशानियों को देखने के लिए बना होता है वो बड़े नेताओं के जी हुजूरी और चुनाव प्रक्रिया को पूरी कराने में अपना समय व्यर्थ कर देता है, जिससे कि कोई भी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति ना होकर सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के प्रति हो जाता है, जिससे कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने प्रमोशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सिवाय इस बात पर ध्यान देने की कि लोकल एरिया में लोकल लोगों के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि इस चुनाव प्रक्रिया से और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो यदि अगर ये प्रक्रिया लागू होता है तो जितने भी एमएलए और एमपी होंगे वो सिर्फ एक बार चुनाव लड़ने के बाद अपने काम पे ध्यान देंगे। मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गया तो उसके बाद मुझे ये तो पता रहेगा कि अब सीधे चुनाव 5 साल बाद होने वाले हैं, तो मेरा फोकस सिर्फ काम पे होगा, ना कि इस पे कि अगले मंथ किस जगह हमारे पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे कि अगर सपोज मैं इस मंथ में चुनाव जीत गया, अब मुझे काम करना चाहिए अपने क्षेत्र में, लेकिन मुझे पता लग गया कि अगले साल या फिर अगले मंथ किसी दूसरे क्षेत्र में चुनाव होने वाली है और वहाँ पे भी मेरी पार्टी लड़ने वाली है, तो अब मेरा फोकस सिवाय काम के उस दूसरे क्षेत्र के चुनाव जीतने पे ज़्यादा हो जाएगा और मेरा सारा अकाउंटेबिलिटी उस विन पॉलिसी पे चला, जिससे कि मेरे खुद के क्षेत्र में
डेवलपमेंट करने के बजाय बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कमी आ जाएगी, जिससे मैं अपने एरिया में अब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाऊँ। साथ ही आपको बता दें कि बार बार चुनाव होने के कारण हमारे सेंटर में रिजर्व जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको हम हमेशा ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी कराने में भेज देते हैं, जिससे होता ये है कि उनका जहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल करना था वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या काम था कि जितने भी हमारे कंट्री के अंदर एक्टिव टेररिस्ट हैं उनको पकड़ें, या फिर जितने भी एक्टिव नक्सलवादी हैं उनको पकड़ें, लेकिन यहाँ पे हम उनका यूज सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत। साथियों, एक नेशन में एक बार इलेक्शन होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बार बार इलेक्शन होने के कारण जितने भी हमारे कंट्री के अंदर ब्लैक मनी है उसको वाइप किया जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ज़रा सोचिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने भी पार्टियां हैं वो आपस में हमेशा ही एक फंड शेयर करते हैं, और बार बार जब चुनाव होता है तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने ब्लैक मनी यानी कि जो भी टैक्स बचाए रहते हैं, जो भी टैक्स गवर्नमेंट को ना देकर अपने घरों में रखे रहते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है उसको एज अ पार्टी फंड पार्टी के अंदर डिपॉजिट करने का, और फिर पार्टी क्या करती है, उसे वाइट करके मार्केट में भेज देती है, और इस तरीके से एक बिजनेसमैन का पैसा ब्लैक से वाइट हो जाता है। और बार बार चुनाव होने के कारण इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट बिजनेसमैन और पार्टी दोनों को होता है, और आम जनता सिर्फ वोट देते रह जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार चुनाव होने के कारण हमेशा ही समाज में इनस्टेबिलिटी रहता है, मतलब कि जितने भी पार्टियां होती हैं वो चुनाव को जीतने के लिए लोगों के बीच फूट डालना शुरू कर देते हैं, और लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे होता ये है कि जितने भी वोटर होते हैं वो दो पक्ष में बढ़ जाते हैं और अलग अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दों के कारण एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बार बार चुनाव होने के कारण उनके बीच की यानी कि जितने भी वोटर्स हैं उनके बीच की दुश्मनियाँ खत्म ही नहीं होती है, और वो आपस में बस लड़ाइयाँ ही करते रहते हैं, जिससे कि पूरे सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आ जाता है। ऐसे में अगर एक टाइम पे चुनाव होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही बार कोई मुद्दा क्रिएट करेगी, उसके बाद 5 साल वो शांत रहेगी, और साथ ही वोटरों को भी ज़्यादा फायदा होगा कि वोटर एक टाइम में ही अपने वोट को कास्ट कर देंगे, सिवाय इसके कि बार बार अलग अलग टाइम पे जाकर कास्ट कर रहे हैं वोट। तो ये तो थी वो बातें जो इस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले के द्वारा कहा जाता है। अब बात करेंगे उन लोगों की जो इसे सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर जो इसके विपक्ष में रहते हैं, इसके अगेंस्ट में रहते हैं। साथियों, जो लोग इसके विरोध में रहते हैं या फिर इसके विपक्ष में रहते हैं, उनका कहना यह है कि ये सिस्टम अगर लागू होता है तो ये गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देगा और गवर्नमेंट को अपनी मनमानी करने पे मजबूर कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इस बार चुनाव हुआ और कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चुनाव को जीत गई, अब वो ये सोचेगी कि अब तो चुनाव 5 साल बाद होने वाले हैं, अब जनता की क्या सुनना। जब लास्ट ईयर चुनाव होगा यानी कि जब अगले 5 साल बाद चुनाव होगा तो लास्ट ईयर में बड़े बड़े स्कीम को लेकर आकर फिर वापस से सारे जनता को बहला फुसला लेंगे और फिर से सारे वोट को लेकर चुनाव को इजीली जीत जाएंगे। दूसरा ये कि जब भी सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी का चुनाव एक साथ होगा तो लोगों के बीच मुद्दा हमेशा ही सेंटर का होगा, और ऐसे में स्टेट लेवल की समस्याएं और लोकल लेवल की समस्याएं दब जाएगी इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जो सेंटर लेवल का है और कुछ छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो लोकल लेवल के हैं। अब तीनों इलेक्शन तो एक साथ होने हैं, तो जितने भी वोटर होंगे उनका फोकस ज़्यादातर सेंटर मुद्दे पे होगा, और वो जब वोट देने जाएंगे तो वो अपनी वोट सेंटर के मुद्दे को ही ध्यान में रख कर देंगे, जिससे कि लोकल बॉडीज की अकाउंटेबिलिटी और लोकल पार्टियाँ और लोकल रीजनल पार्टियों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और हमेशा ही सिर्फ बिग पार्टियाँ यानी कि सेंटर लेवल की पार्टियाँ ही इस इलेक्शन को फाइट कर पाएगी और इसे विन कर पाएगी। जिसे लेकर जितने भी विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि इससे डेमोक्रेसी काफ़ी खतरे में आ जाएगा। अब ये तो देखना आगे के टाइम में होगा कि इससे क्या डेमोक्रेसी खतरे में आती है या नहीं, और उससे पहले ये देखना होगा कि क्या ये पॉलिसी या फिर ये सिस्टम लागू होता भी है या नहीं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये पॉलिसी हमारे कंट्री में लागू हो गई है तो क्या क्या चैलेंजेस लोगों को फेस करना पड़ सकता है या फिर क्या क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि एक साथ पूरे लेवल के यानी कि लोकल, स्टेट और सेंटर की चुनाव कराना। मान लीजिए अगर मुझे 2029 में चुनाव कराने हैं एक साथ, तो कई बार ऐसा देखा जाएगा कि जो स्टेट 2027 में चुनाव को जीत कर आई होगी वो तो मात्र 2 साल ही अपने टेन्योर को पूरा कर पाई। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि सारे स्टेट या फिर सारे लोकल बॉडीज़ का 5 साल का टेन्योर भी पूरा कराना और साथ ही उनका इलेक्शन एक साथ कराना, क्योंकि किसी को भी कम समय तो दिया नहीं जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो लोग इसका विरोध जरूर करेंगे कि मुझे इतना कम समय क्यों दिया गया। दूसरा चैलेंज ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर को लेकर आएगा। एक साथ तीनों लेवल के चुनाव कराने के लिए बहुत ही भारी संख्या में ईवीएम मशीन चाहिए होगी, बैलेट पेपर चाहिए होगी, और आपको बता दें कि ECI के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 53.67 लाख बैलेट यूनिट,
38.67 लाख कंट्रोल यूनिट और 41.65 लाख VVPAT की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपने आप में ही एक बहुत ही लार्ज स्केल का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में ये सिस्टम लागू होता है, और अगर लागू होता है तो इस सिस्टम के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसे फेस करती है। तो ऐसे ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।